हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का IYS प्लेटफॉर्म के यूट्यूब चैनल पर। चलिए शुरू करते हैं अपनी डेली करंट अफेयर की क्लास, जिसमें हम कवर करेंगे PIB न्यूज़ को, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो की न्यूज़ को, फेमस न्यूज़पेपर लाइक दैनिक जागरण एंड हिंदू में जो भी न्यूज़ आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उसको हम डिस्कस करेंगे। न्यूज़ ऑन एयर आकाशवाणी पर जो भी न्यूज़ चर्चा में है उसको हम डिस्कस करेंगे। नेशनल एंड इंटरनेशनल डेज या ऑर्गेनाइजेशंस जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है उन सभी को हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और ताकि आपको वीडियो की नोटिफिकेशंस स्टार्टिंग में मिलती रहे। और प्लीज़ अगर आपका कुछ भी सजेशंस हो हमें, तो प्लीज़ आप मुझे बता सकते हो। आई विल ट्राई टू अडॉप्ट इट। ओके, चलिए तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, विश्व जल दिवस 2022 की विषय वस्तु क्या है? आपके ऑप्शंस हैं वाटर एंड क्लाइमेट चेंज, द वैल्यू ऑफ वाटर, बैलेंसिंग ग्राउंड वाटर लेवल, या फिर ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। एंड सेकेंड क्वेश्चन इसी से रिलेटेड है, बिकॉज विश्व जल दिवस बहुत ही इंपॉर्टेंट है और हाल ही में वर्ल्ड द्वारा सेलिब्रेट किया गया है। तो सेकंड क्वेश्चन है, ताजे पानी के महत्व के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए किस दिन को विश्व जल दिवस के रूप में मनाया जाता है? आपके ऑप्शंस हैं 11 मार्च, 21 मार्च, 22 मार्च या फिर 31 मार्च। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर आपने सबने सोच लिया होगा। फर्स्ट क्वेश्चन का राइट आंसर है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। ओके, जो 2022 में विश्व जल दिवस की थीम रखी गई है वो रखी गई है ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल। एंड जो हमारा सेकंड क्वेश्चन है उसका राइट आंसर हो जाएगा सी, 22 मार्च को विश्व जल दिवस सेलिब्रेट किया गया है। ओके, तो विश्व जल दिवस के बारे में थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। विश्व जल दिवस, इसका उद्देश्य ताजे पानी के महत्व को और इस महत्वपूर्ण संसाधन के सतत प्रबंधन के बारे में जन जागरूकता बढ़ाना है। 2022 का विषय ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल है। आधिकारिक तौर पर विश्व जल दिवस का विचार 1992 में रियो डी जेनेरियो में पर्यावरण और विकास पर संयुक्त राष्ट्र महासभा सम्मेलन द्वारा अपनाया गया एक प्रस्ताव था। यह पहली बार 1993 में मनाया गया था। ओके, तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए कि ये फर्स्ट टाइम कब सेलिब्रेट किया गया था, बिकॉज या तो आपसे थीम पूछते हैं या फिर पूछते हैं कब मनाया गया, और या फिर पूछते हैं कि सबसे पहले कब मनाया गया था। ओके, तो तीनों ही चीज़ें हमने डिस्कस कर ली हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट डे है, इसको आप जरूर याद रखिए, इसकी थीम आप जरूर याद रखिए। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मालदीव स्पोर्ट्स अवार्ड 2022 में किसको स्पोर्ट आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? और आपके ऑप्शंस हैं हरभजन सिंह, युवराज सिंह, रोहित शर्मा या फिर सुरेश रैना। तो आप लोग इसका राइट आंसर सोच लीजिए। इसका राइट आंसर हो जाएगा सुरेश रैना। ओके, मालदीव सरकार ने सुरेश रैना को स्पोर्ट आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया है। आप लोग देख सकते हो कि मालदीव स्पोर्ट अवार्ड 2022 में सुरेश रैना को स्पोर्ट्स आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया। उन्हें 16 अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ियों के साथ नामांकित किया गया, जिसमें पूर्व रियल मैड्रिड खिलाड़ी रॉबर्ट कार्लोस जेमेका के धावक अस्फा पारवेल आदि शामिल हैं। वह T20 करियर में 6000 के साथ साथ 8000 रन बनाने वाले पहले भारतीय खिलाड़ी हैं और IPL में 5000 रन तक पहुंचने वाले भी पहले क्रिकेटर हैं। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मार्च 2022 में किसने मैक्स वेरस्टेपेन को हराकर फार्मूला 1 सीजन ओपनिंग बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है? आपके ऑप्शंस चार्ल्स लेक्लर, पियरे गैल्सी, डेनियल रिकियार्डो या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर आप लोगों ने सोच लिया होगा, मैं बता देता हूँ। इसका राइट आंसर हो जाएगा चार्ल्स लेक्लर। ठीक है, फेरारी के चार्ल्स लेक्लर ने बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। 20 मार्च को फेरारी के चार्ल्स लेक्लर ने मैक्स वेरस्टेपेन को हराकर फार्मूला 1 सीरीज ओपनिंग बहरीन ग्रैंड प्रिक्स को जीत लिया है। आपको पता होगा फार्मूला 1 के बारे में, यह 2019 के बाद फरारी की पहली जीत थी।
मर्सिडीज के लुइस हैमिल्टन तीसरे स्थान पर रहे। जॉर्ज रसेल मर्सिडीज के लिए 27 अंक हासिल करके चौथे स्थान पर रहे और केविन मैग्नुसन पांचवें स्थान पर रहे। ओके, तो फरारी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं कि किसने फर्स्ट जीता। हाल ही में मार्च 2022 में बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड में किसे नियुक्त किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं जयति घोष, अभिजीत सेन, बीना अग्रवाल या फिर रोहिणी पांडे। और इसका राइट आंसर हो जाएगा जयति घोष। इंपॉर्टेंट है बिकॉज इंडियन है, तो आप इनका नाम जरूर याद रखिए कि इन्हें अपॉइंट कहाँ पर किया गया है। इनके बारे में मैं आपको बता देता हूँ। बहुपक्षवाद पर संयुक्त राष्ट्र सलाहकार बोर्ड में जयति घोष की नियुक्ति की गई है। भारतीय विकास अर्थशास्त्री जयति घोष को संयुक्त राष्ट्र महासचिव एंटोनियो गुतेरेस ने प्रभावी बहुपक्षवाद पर एक नए उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड में नियुक्त किया है। वह मैसाचुसेट्स एमहर्स्ट विश्वविद्यालय में प्रोफेसर हैं। उससे पहले वे जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय में प्रोफेसर थीं। वह आर्थिक और सामाजिक मामलों पर संयुक्त राष्ट्र के उच्च स्तरीय सलाहकार बोर्ड की सदस्य भी हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। तलय मन्नार से धनुषकोडी तक पाक जलडमरू को तैर कर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक कौन बन गई हैं? आपको पता होगा तलैया मन्नार कहाँ पर है? श्रीलंका में, और धनुषकोडी भारत में। तो इन दोनों के बीच की डिस्टेंस को तैरकर पार किया गया है किसके द्वारा? आपके ऑप्शंस हैं शिवानी कटारिया, शिखा टंडन, निशा मिलेट या फिर जिया राय। और इसका राइट आंसर हो जाएगा जिया राय। ओके, आप देख सकते हो जिया राय पाक जलडमरू मध्य को तैरकर पार करने वाली सबसे कम उम्र की महिला तैराक बन गई हैं। जिया राय तलय मन्नार से धनुषकोडी तक पाक जलडमरू को तैरकर पार करने वाली दुनिया की सबसे कम उम्र की और सबसे तेज महिला तैराक बन गई हैं। उन्हें 20 मार्च 2022 को 13 घंटे 10 मिनट में 29 किलोमीटर की दूरी तय की है। उन्होंने 13 साल 10 उम्र की उम्र में यह उपलब्धि हासिल की है। ठीक है, इससे पहले यह रिकॉर्ड बुला चौधरी के नाम था, जिन्होंने 2004 में 13 घंटे 52 मिनट में यह दूरी तय की थी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। हाल ही में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने अपनी निवेश नीति में कितनी इकाइयों के विस्तार को मंजूरी दी है? आपके ऑप्शंस हैं 2, 3, 4 या फिर 5। और इसका राइट आंसर हो जाएगा 3। आप देख सकते हो मंत्रिमंडल ने निवेश नीति की प्रयोज्यता के विस्तार को मंजूरी दे दी है। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने हिंदुस्तान उर्वरक रसायन लिमिटेड की 3 इकाइयां गोरखपुर, सिंदरी और बरौनी के लिए नई निवेश नीति 2012 की प्रयोज्यता के विस्तार को मंजूरी दे दी है। 15 जून 2016 को निगमित हिंदुस्तान उर्वरक और रसायन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी लिमिटेड और इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन की एक संयुक्त उद्यम कंपनी है। गेल इन 3 इकाइयों को प्राकृतिक गैस की आपूर्ति कर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कामकाजी पेशेवरों के लिए औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमटेक कार्यक्रम शुरू करने के लिए निम्न में से किस आईआईटी के साथ साझेदारी की है? आपके ऑप्शंस हैं आईआईटी बॉम्बे, आईआईटी मद्रास, आईआईटी दिल्ली या फिर आईआईटी कानपुर। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा आईआईटी मद्रास। आप देख सकते हो औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमटेक कार्यक्रम शुरू करने के लिए टीसीएस ने आईआईटी मद्रास के साथ साझेदारी की है। टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज ने कामकाजी पेशेवरों के लिए औद्योगिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में एमटेक कार्यक्रम शुरू करने के लिए आईआईटी मद्रास के साथ साझेदारी की है। टीसीएस के कार्यक्रम से परामर्श से डिजाइन किए गए 18 महीने लंबे पाठ्यक्रम को आईआईटी मद्रास द्वारा आभासी कक्षाओं के माध्यम से ऑनलाइन लाइव टीचिंग मोड में प्रस्तुत किया जाएगा। कार्यक्रम में डेटा विज्ञान और एआई को कवर करने वाले सैद्धांतिक पाठ्यक्रम और प्रयोगशाला से संबंधित कार्य होंगे। इसका जो सिलेबस डिजाइन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन। मार्च 2022 में 13वां फैजा इंटरनेशनल चैंपियनशिप बर्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स किस शहर में शुरू हुआ है? और आपके ऑप्शन है काहिरा, लीमा, रियाद या फिर दुबई। इसका राइट आंसर हो जाएगा दुबई। 21 मार्च 2022 को बर्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स को शुरू किया गया। तो आप देख सकते हो कि ये जो 13वां फैजा इंटरनेशनल चैंपियंस
वर्ल्ड पैरा एथलेटिक्स ग्रैंड प्रिक्स था, तो ये दुबई में शुरू किया गया है 21 मार्च 2022 को। पैरालंपियन धर्मवीर के नेतृत्व में 29 सदस्यीय भारतीय टीम इसमें हिस्सा ले रही है। धर्मवीर पुरुषों की डिस्क थ्रो और क्लब थ्रो F51 स्पर्धाओं में भाग लेंगे। इसमें 43 देशों के लगभग 500 पैरा एथलीट भाग ले रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण पाने वाले सबसे पहले पैरा एथलीट बन गए हैं? आपके ऑप्शंस हैं देवेंद्र झाझरिया, मरियप्पन थंगावेलु, सुंदर सिंह गुर्जर या फिर सुमित अंतिल। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा देवेंद्र झाझरिया। पद्म भूषण पाने वाले पहले पैरा एथलीट देवेंद्र झाझरिया बन गए हैं। आप देख सकते हो कि देवेंद्र झाझरिया को देश के तीसरे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार पद्म भूषण से सम्मानित किया गया और ये ऐसा पुरस्कार पाने वाले यानी कि पद्म भूषण पुरस्कार पाने वाले पैरा एथलीट बन गए हैं। उन्होंने एथेंस में 2004 पैरालंपिक में अपने पहले स्वर्ण पदक सहित कई पैरालंपिक पदक जीत लिए हैं। पैरा शूटर अवनी लखेरा को भी खेल श्रेणी में पद्म श्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। वह एक ही खेलों में 2 पैरालंपिक पदक जीतने वाले भी पहले भारतीय हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 में आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन यानी कि अमूर्त 2.0 के तहत किस राज्य की सभी शहरी जलापूर्ति योजनाओं को मंजूरी दे दी है? तो आपके ऑप्शंस हैं उत्तराखंड, झारखंड, राजस्थान और गुजरात। इसका राइट आंसर हो जाएगा झारखंड। आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय ने अटल नवीनीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन अमृत 2.0 के तहत झारखंड सरकार की सभी शहरी जलापूर्ति योजनाओं को मंजूरी दे दी है। इसे अमूर्त 2.0 के तहत सभी योजनाओं के लिए योगदान राशि के रूप में 1178 करोड़ रुपए का अनुदान आवंटित किया गया है। झारखंड अमूर्त 2.0 के पहले चरण के लिए शहर जल संतुलन योजना प्रस्तुत करने वाला पहला राज्य बन गया है, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। चलिए नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रसार भारती ने किस देश की स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विस के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी या फिर इंडोनेशिया, और इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया। ओके, आप देख सकते हो प्रसार भारती ने ऑस्ट्रेलिया के सार्वजनिक सेवा प्रसारक के साथ समझौता किया है। प्रसारण के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ावा देने के लिए प्रसार भारती ने ऑस्ट्रेलिया के सार्वजनिक सेवा प्रसारक स्पेशल ब्रॉडकास्टिंग सर्विसेज के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। यह ऑस्ट्रेलिया में प्रवासी भारतीयों को डीडी न्यूज़, डीडी इंडिया और डीडी न्यूज़ की बहुभाषा सेवाएं प्रदान करेगा। तो आप सोच सकते हो कि कितना बेनिफिशियल है, बिकॉज वहाँ पर जो भी इंडियंस रहते हैं तो उन्हें अपनी लैंग्वेज में वहाँ हमारे यहाँ के चैनल्स मिल जाएंगे ऑस्ट्रेलिया में भी। इस समझौते के जरिए दोनों रेडियो और टेलीविज़न कंटेंट के कार्यक्रमों का आदान प्रदान करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नोबी संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमातिए 2022 भारत और किस देश के बीच आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं मेडागास्कर, मालदीव, मॉरिशस या फिर सेशेल्स। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सेशेल्स। जो लैमातिए है वो सेशेल्स के साथ की गई है एक्सरसाइज। आप देख सकते हो भारतीय सेना और सेशेल्स सुरक्षा बलों के बीच नोवा संयुक्त सैन्य अभ्यास लैमातिए 2022 से 31 मार्च 2022 तक आयोजित किया जा रहा है। यह सेशेल्स रक्षा अकादमी सेशेल्स में आयोजित किया जा रहा है। भारतीय सेना और सेशेल्स रक्षा बलों दोनों की एक इन्फेंट्री प्लाटून कंपनी मुख्यालय के साथ इस अभ्यास में भाग लेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस कंपनी ने 2022 से 27 के दौरान म्यूरेट ऑफ पोटास की आपूर्ति के लिए इजराइल केमिकल लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? आपके ऑप्शंस हैं भारत उर्वरक निगम लिमिटेड, इंडियन पोटास लिमिटेड, ऑल्बिन केमिकल एंड फर्टिलाइजर लिमिटेड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा इंडियन पोटास लिमिटेड। रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय के तहत इंडियन पोटास लिमिटेड ने इजराइल केमिकल लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इसे 2022 से 27 के दौरान 6 से 6.5
LMT म्यूरेट ऑफ पोटाश की सालाना आपूर्ति के लिए हस्ताक्षरित किया गया है। ICL IPL के साथ उच्च उर्वरक उपयोग दक्षता प्राप्त करने पर केंद्रित जीवन के लिए पोटाश नामक एक परियोजना का संचालन भी कर रहा है। ओके, नेक्स्ट न्यूज़ देखते हैं। दूसरा, भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल शिखर सम्मेलन 21 मार्च 2022 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और किसके बीच आयोजित किया गया है? आपके ऑप्शंस हैं मैकलम टर्नबुल, टॉनी एबेट, जूलिया गिलार्ड या फिर स्कॉट मॉरिसन। तो ऑब्वियसली ये स्कॉट मॉरिसन के साथ किया गया है, वर्चुअली ये किया गया है। PM मोदी और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर ने दूसरे ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट का आयोजन किया, आप देख सकते हो। उन्होंने दोनों देशों के बीच बहुआयामी संबंधों की समीक्षा की और क्षेत्रीय व वैश्विक विकास पर विचारों का आदान प्रदान किया। पहला भारत ऑस्ट्रेलिया वर्चुअल समिट इन दोनों देशों के बीच संबंधों के व्यापक रणनीतिक साझेदारी में परिणत होने के परिणाम स्वरूप 4 जून 2020 को आयोजित किया गया था। ओके, नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन। निम्नलिखित में से किसे उनके दूसरे कार्यकाल के लिए गोवा के मुख्यमंत्री के रूप में चुना गया है? आपके ऑप्शंस प्रमोद सावंत, मनोहर अजगांवकर, विश्वजीत राणे या फिर कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रमोद सावंत। और मार्च 2022 में उत्तराखंड के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया है? आपके ऑप्शंस पुष्कर धामी, तीरथ सिंह, त्रिवेंद्र सिंह रावत या फिर हरीश रावत। इसका राइट आंसर हो जाएगा पुष्कर धामी। अभी तक जो अनुमान है तो उनके अकॉर्डिंग यही आंसर्स हैं। इसके बारे में मुझे बहुत डिटेल में कुछ बताने की ज़रूरत नहीं है। अगर मुझे इसके बारे में कुछ डिस्कस करना ही है तो मैं आपको बता दूं कि जो गोवा मुक्ति दिवस है वो 19 दिसंबर को मनाया जाता है। हमने गोवा को आज़ाद कराया था पुर्तगालियों से, ठीक है, तो उन्होंने हैंड ओवर कर दिया था पुर्तगालियों ने। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। मार्च 2022 में अपने शीर्ष उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए वनवेब द्वारा किस कंपनी को चुना गया है? आपके ऑप्शंस हैं सोयूज रॉकेट, स्पेस एक्स, रॉसमॉस और ग्लूनॉस। इसका राइट आंसर हो जाएगा स्पेस एक्स। एयरटेल समर्थित वनवेब ने अपने शेष उपग्रहों को लॉन्च करने के लिए अमेरिकी अंतरिक्ष ऑपरेटर स्पेस एक्स को चुना है। कंपनी 648 लो अर्थ ऑर्बिट उपग्रहों का एक समूह बना रही है, जिसमें से 428 उपग्रह या 2/3 तारामंडल पहले की कक्षा में मौजूद या तैनात किए जा चुके हैं। वनवेब के नियमित प्रक्षेपण रूसी रॉकेट सोयूज द्वारा किए जा रहे हैं। नेक्स्ट न्यूज़। निम्न में से किस बैंक ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में 108.81 करोड़ का निवेश किया है? आपके ऑप्शंस हैं येस बैंक, बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक या फिर पंजाब नेशनल बैंक। और इसका राइट आंसर हो जाएगा बैंक ऑफ इंडिया। ओके, बैंक ऑफ इंडिया ने नेशनल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी लिमिटेड में 108.81 करोड़ का निवेश किया है। NARCL में बैंक की हिस्सेदारी 21 मार्च 2022 तक 9% हो जाएगी। जुलाई 21 में निगमित NARCL सरकार द्वारा समर्थित एक परिसंपत्ति पुनर्निर्माण कंपनी है। बैंक ऑफ इंडिया वित्त मंत्रालय के स्वामित्व वाला एक भारतीय राष्ट्रीयकृत बैंक है। नेक्स्ट न्यूज़। चलिए कुछ क्विक पॉइंट्स अब देख लेते हैं। न्यूज़ तो हमारी कंप्लीट हो गई है, क्विक पॉइंट्स जल्दी से कुछ देख लेते हैं। विश्व गोरैया दिवस कब मनाया गया? तो ये 20 मार्च को मनाया गया है। विश्व गोरैया दिवस की थीम क्या थी? तो लव स्पैरो थी, मैंने आपको बताया अभी। किसने UPI उपयोगकर्ता के लिए UPI लाइट ऑन डिवाइस वॉलेट लॉन्च किया है? तो ये NPCI ने किया है। F1 बहरीन ग्रैंड प्रिक्स 2022 रेस किसने जीती है? तो चार्ल्स लेक्लर ने जीती है। किसने 8वीं एशियाई ब्लेडियर्स खिताब को जीता है? तो ये पंकज अडवाणी ने जीता है, मैंने आपको कल ही बताया था। NMDC ने ड्रोन आधारित खनिज अन्वेषण के लिए किस IIT संस्थान के साथ समझौता किया है? तो ये IIT खड़गपुर के साथ किया है। लॉन्च पुस्तक मोर देन जस्ट सर्जरी लाइफ लेसन्स बियॉन्ड द OT के लेखक कौन है? तो ये तहमटन एराज उडबाडिया हैं, ये आप याद रखिए। नेक्स्ट कुछ क्विक पॉइंट्स। सरदार बर्डी मुखामेदोव किस देश के नए राष्ट्रपति बने? तो तुर्कमेनिस्तान के बने हैं। फ्रेंच भाषा दिवस कब मनाया गया? तो ये 20 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप 2022 कहाँ आयोजित की गई है? तो ये बर्मिंघम में की गई है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? विक्टर एक्सेल्सन ने जीता है। भारत सरकार ने डेट
निवेश को इक्विटी में बदलने के लिए स्टार्टअप के समक्ष सीमा 5 साल से बढ़ाकर कितनी कर दी है? तो ये 10 साल कर दी है। यूएन बर्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2022 में भारत किस स्थान पर रहा है? तो 136वें पोजीशन पर रहा है। और अगर फर्स्ट की बात करें तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए फर्स्ट पोजीशन किस कंट्री ने होल्ड की है। किस आईआईटी संस्थान ने अल्ट्रासाउंड इमेज प्रदान करने के लिए नई तकनीक विकसित की है? तो ये आईआईटी मद्रास ने विकसित की है। एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष कौन बने हैं? तो ये ऑब्वियस सी बात है, जय शाह बने हैं। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस कब मनाया गया? 20 मार्च को मनाया गया। विश्व मुख स्वास्थ्य दिवस 2022 की विषय क्या है? तो बी प्राउड ऑफ योर माउथ है। इंटरेस्टिंग सी थीम है। टीसीएस के नए एमडी और सीईओ कौन बने हैं? राजेश गोपीनाथन को बनाया गया है। सीआरपीएफ का 83वां स्थापना दिवस 19 मार्च को सेलिब्रेट किया गया। किस देश को कंटिनेंटल यूरोप सिंक्रोनस से जोड़ा गया है? यूक्रेन को जोड़ा गया, ऑब्वियस सी बात है। लॉन्च पुस्तक सोली सोराबजी लाइफ एंड टाइम्स के लेखक कौन है? तो अभिनव चंद्रचूड़ है, ये भी मैं आपको बता चुका हूँ। नेक्स्ट, साफ अंडर 18 महिला चैंपियनशिप 2022 का आयोजन कहाँ पर किया गया है? तो ये झारखंड में किया गया, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। सीएसआई रिपोर्ट के अनुसार ऑल इंडिया विंटर एयर क्वालिटी एनालिसिस में भारत का सबसे प्रदूषित शहर कौन सा रहा है? तो ये गाजियाबाद रहा है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो ये मोहम्मद शोहिबुल फिक्री और बागस मुल्ताना ने जीता है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में पुरुष युगल का खिताब किसने जीता है? तो मात्सुयामा नामी और शिदा चिहारू ने जीता है। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में मिश्रित युगल का खिताब किसने जीता? तो यूता बतनबे और अरीशा हिगासिनो ने जीता है। किसे 2022 स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड में पुरुष स्पोर्ट स्टार अवार्ड ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित किया गया? तो ये नीरज चोपड़ा को किया गया। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखिए। इसके अलावा इनके समकक्ष फीमेल अवार्ड किसे दिया गया है? किसे 2022 स्पोर्ट स्टार एसएस अवार्ड में महिला स्पोर्ट स्टार ऑफ द ईयर पुरस्कार से सम्मानित? तो ये मीरा चानूबाई को किया गया है। गैस पर गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को डिजिटल भुगतान की पेशकश देने वाली पहली भारतीय कंपनी कौन बन गई? तो ये बीपीसीएल बन गई है। नोटो सैन्य कोल्ड रिम्पास 2022 कहाँ शुरू हुआ है? तो नॉर्वे में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखिए। नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? रेसिज्म जो होता है, तो ये 21 मार्च को सेलिब्रेट किया जाता है। वर्ष 2022 में नस्लीय भेदभाव के उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस की विषय क्या रखी गई है? तो वॉइस फॉर एक्शन अगेंस्ट रेसिज्म। मणिपुर राज्य के मुख्यमंत्री कौन बने हैं? तो एन बीरेन सिंह बने, मैंने आपको बताया था। एनसीआरटीसी ने दिल्ली और किस कॉरिडोर के लिए भारत की पहली रैपिड रेल के डिब्बों की पेशकश की है? तो ये मेरठ में रैपिड कॉरिडोर बन रहा है, रेल कॉरिडोर। ऑल इंग्लैंड ओपन बैडमिंटन चैंपियनशिप में महिला एकल का खिताब किसने जीता है? तो ये यामागुची अकाने ने जीता है। किस क्रिकेटर को मालदीव सरकार द्वारा स्पोर्ट आइकन पुरस्कार से सम्मानित किया गया? सुरेश रैना को, मैंने आपको न्यूज़ में भी बताया। स्पोर्ट स्टार ने किसके साथ मिलकर रोड टू 1000 पुस्तक लॉन्च किया? तो द हिंदू ग्रुप के साथ मिलकर की है। अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस कब मनाया गया? तो ये 21 मार्च को मनाया गया है। और अंतर्राष्ट्रीय वन दिवस की अगर हम थीम की बात करें क्या थी, तो वो थी फॉरेस्ट एंड सस्टेनेबल प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन। इसके अलावा राजनाथ सिंह ने किस शहर में उड़ान नियंत्रण प्रणाली एकीकरण परिसर का उद्घाटन? तो ये हैदराबाद में किया है। आई होप आपको न्यूज़ समझ में आई हो। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और वीडियो को एंड तक देखने के लिए वेरी वेरी धन्यवाद।